Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज आप सभी का मैं राजकुमार मिश्रा स्पीड टेस्ट नंबर 44B में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी का सेट नंबर 44B जिसमें जीएस के 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन हैं। टोटल 25 क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन हैं। एक सही है, 3 विकल्प उसमें गलत होंगे। जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं, जो सही है वो क्यों सही है, इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में हम आज का सेशन लेकर चलेंगे। तो मित्रों, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है जो हमारा ये है। आपके सामने जो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं उसे पढ़ने जा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनिएगा। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ ABDM माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट contribute to the transformation of the healthcare sector in India? ABDM माइक्रोसॉफ्ट परियोजना की अवधारणा भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के परिवर्तन में कैसे योगदान देती है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। बाय बिल्डिंग मेगा हॉस्पिटल ऑफ द मेजर सिटीज, बड़े 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 शहरों पे बहुत बड़े अस्पतालों का निर्माण करना। मेगा हॉस्पिटल का मतलब है बहुत बड़े या विशालकाय हॉस्पिटल का निर्माण करना। कहाँ? मेजर सिटी, जो बड़े शहर हैं। बाय फोकस ओनली द अर्बन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल नगरीय स्वास्थ्य सुरक्षाओं पर, उसकी अवसंरचना पर ध्यान देना। द टारगेटिंग आउटरीच ऑफ द एफर्ट टू डिजिटलाइज प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड, जो प्राइवेट निजी स्वास्थ्य कर्म क्षेत्र हैं उनमें डिजिटल व्यवस्था को प्रदान करना। बाय द सेंट्रलाइजिंग ऑल हेल्थ सर्विस अंडर वन गवर्नमेंट अथॉरिटीज, केंद्रीकृत और सरकारी प्राधिकृत स्वास्थ्य क्षेत्रों पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है मुहैया करवाना। तो क्या है इसका सही आंसर? सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं ABDM माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ABDM माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट। और ये ABDM माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट जो है इन 4 ऑप्शन में से किसके प्रति उत्तरदायी है? सबसे पहला मैंने बोला मेगा हॉस्पिटल मेगा सिटीज, मतलब बड़े हॉस्पिटल बड़े क्षेत्रों के लिए। फिर मैंने बोला केवल अर्बन क्षेत्रों के लिए हेल्थ केयर की सर्विस हो। फिर मैंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ केयर की सर्विस डिजिटल बेस पे होनी चाहिए। फिर मैंने आपसे बोला कि सेंट्रलाइज लेवल पर जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ क्या करती है, हेल्थ केयर को प्रोवाइड कराती है। तो आइए देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। इसका करेक्ट आंसर जो आप देख पा रहे हैं वो सही ये क्या है? बाय द टारगेटिंग आउटरीच एफर्ट टू डिजिटलाइज प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस टू प्रोवाइड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे भारत देश में हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी निजी क्षेत्र हैं या जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, हम किस तरीके से प्राइवेट सेक्टरों को डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस से जोड़ सकते हैं। डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस से हम उसे किस तरीके से जोड़ सकते हैं, हमें इस विषय वस्तु पर ध्यान देना है। तो डिजिटलाइजेशन से कैसे उसको जोड़ पाएंगे, इस पॉइंट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो एफर्ट किया जा रहा है वो किसके लिए? डिजिटल प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस के लिए। और आज आप देख पाते हैं ज़्यादातर जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से क्या हैं, हम ये कह सकते हैं सूचना और तकनीकी संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं। माने वो आईटी के अच्छे सेक्टरों से जुड़े हुए हैं। वहाँ अगर आप कई बार क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हॉस्पिटल में गए, अगर आप दवाई का पर्चा भी लेते हैं तो वो भी पर्चा बिल बुक जो है एक प्रिंटेड फॉर्म में लिख के आता है। जबकि कई बार सरकारी क्षेत्रों में भी यही चीज़ें कुछ अभी भी कई जगहों पर अंकित हाथों से लिखी दिखती हैं। तो कहने का मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो हमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत तेज़ी से दिख रहा है। ये है परियोजना का प्रमुख उद्देश्य। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज लीडिंग द कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? अब यहाँ एक टैग लाइन हमारे देश में भी आई थी कुछ समय पहले कि एक राष्ट्र एक चुनाव। ऐसी बात हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की थी और वो इसमें आज भी एक संभावना तलाशने की बात करते हैं। संभावना तलाशने का मतलब ये है कि जैसे एक देश है वहाँ एक चुनाव होना चाहिए, एक राष्ट्र है एक चुनाव होना चाहिए। इस तरह की गठित समिति का नेतृत्व करने वाले भारत देश के प्रधानमंत्री श्री रामनाथ कोविंद, अगर बात करें भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये
लेकिन अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आंसर जो लगा हुआ है वो रामनाथ कोविंद है। मैंने आपको श्री नरेंद्र मोदी बताया। अब इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, आइए समझें। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ सरकार की, जब कभी भी बात कही जाती है सरकार, तो कभी भी हमेशा हम जब भी सरकार की बात करते हैं तो हमारे भारत देश में लोगों की जो मानसिकता है वो क्या दिखती है? सरकार का मतलब है मोदी, माने प्रधानमंत्री। सर, चूंकि यहाँ एक नाम अंकित है इसलिए मैं इस नाम को ले रहा हूँ, लेकिन हमारे सिर्फ कहने का भाव क्या है? कहने का भाव सिर्फ प्रधानमंत्री से है। सरकार का भाव क्या है? प्रधानमंत्री। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहें, व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहें तो इसके लिए बिल्कुल सही व्यक्ति कौन होंगे? देश के प्रधानमंत्री। लेकिन कभी भी संविधान में, कभी भी देश में या कानून व्यवस्था में व्यवहार का दृष्टिकोण नहीं चल पाता। वहाँ जो दृष्टिकोण चलता है वो एक संवैधानिक ढांचे के आधार पे या कानूनी व्यवस्था के आधार पर होना चाहिए। हम ये जरूर कह सकते हैं कि वर्तमान में जो सत्ताधारी पार्टी है अर्थात बीजेपी पार्टी, उसने इस तरह का एक समिति गठित करने की संभावना प्रकट की, एक राष्ट्र एक चुनाव। लेकिन अब हम बात करते हैं सरकार की। अब जो हम सरकार की बात कर रहे हैं वो संविधान के आधार पे कह रहे हैं। संविधान के आधार पे सरकार क्या है? सरकार वो होती है जिसमें राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति के नीचे संसद होती है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से लेकर 62 में रखा जाता है। संसद को, लोकसभा को और राज्यसभा को, इन तीनों को याद करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको पहले भी एक बताया था, सरल। सरल का मतलब है कि 79, 80 और 81। अब स माने संसद है, संसद का आर्टिकल क्या हो गया? 79। र माने राज्यसभा, इसका आर्टिकल हो गया 80। लोकसभा का आर्टिकल हो गया 81। अब हमको ये पता है कि जितने भी हमारे यहाँ सांसद होते हैं ये सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो हम ये कह दें कि बहुमत दल का जो नेता है वो क्या होगा? प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, फिर आप देखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और सभी विधान सभाओं में विधानसभा के सदस्य होंगे, और दिल्ली और पांडिचेरी के लोग। तो जिसकी सत्ताधारी पार्टी लोकसभा में होती है उसी दल का नेता ही या उसी दल के नेता के द्वारा चुनाव किया जाता है किसी व्यक्ति का, जो हमारे पद के लिए राष्ट्रपति होता है। तो जो व्यवहारिक दृष्टिकोण में प्रधानमंत्री लागू करेगा, राष्ट्रपति उस पर अपना क्या करता है? उस पर अपने हस्ताक्षर या अपने मुहर अंकित करता है, और हस्ताक्षर देने के बाद वह बनाया गया विधेयक एक अधिनियम के रूप में, एक समिति के रूप में आता है। तो इस आधार पे क्या हो जाएंगे सही? रामनाथ कोविंद जी हो जाएंगे। बात का प्रस्ताव प्रारंभ किसने किया? मोदी जी ने। लेकिन इसको अंतिम जामा पहनाने वाले जो व्यक्ति होंगे वो भारत देश के राष्ट्रपति। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? विच इंडियन पर्सन वॉज अवॉर्डेड द रमन मैग्सेस अवार्ड इन 2023? भारत के किस व्यक्ति को 2023 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर आर रविकनन, कैलाश सत्यार्थी, सोनम वांगचुक या रवीश कुमार। रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? आइए देखिए, इसका जो सही आंसर है डॉक्टर आर रविकनन। किसे दिया गया? डॉक्टर आर रविकनन। रमन मैग्सेस जो पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया? डॉक्टर आर रविकनन को। तो डॉक्टर आर रविकनन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? मीन्स बीपीसीएल के एम्बेसडर कौन है? बीपीसीएल के एम्बेसडर कौन है? एम्बेसडर कौन है? अब आपके सामने ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ एंड कपिल देव। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राहुल द्रविड़। ये भारतीय क्रिकेट की दीवार कहे जाते थे। हम ये कहते हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड इंडियन कैप्टन राहुल द्रविड़।
राहुल द्रविड़। क्या सही आंसर आ रहा है? फॉर्मर क्रिकेटर एंड द इंडियन कैप्टन राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ दिल्ली के क्षेत्र से हैं और दिल्ली का अगर मैं कहूँ जो क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, अभी बदल के श्री अरुण जेटली स्टेडियम पड़ गया है, वो उनका होम ग्राउंड है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, राहुल द्रविड़। अब मित्रों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आरटीआई। आरटीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम अंडर द प्रीव्यू टू राइट इंफॉर्मेशन एक्ट। सूचना के अधिकार के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पुनर्विचार दे सकते हैं। दिस लॉ वॉज पास्ड ऑन द पार्लियामेंट 15 जून 2005। यह अधिनियम 15 जून 2005 को पास हुआ था। आरटीआई इज अ लीगल राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो सभी भारतीयों के लिए मान्य है। ऑल ऑफ अबव, ये सभी सही हैं। तो क्या है इसका सही आंसर? मित्रों इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ अबव है, सभी सही है। इसमें क्या है? सभी सही है। आइए जाने आरटीआई क्या होता है या आरटीआई किसे कहते हैं। जब भी हम बात करते हैं आरटीआई की, आरटीआई का मतलब होता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार से हम ये समझ पाते हैं, क्या समझ पाते हैं? सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड है वो हम लोग एक बार देखें। सूचना का अधिकार क्या है? सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है वो हमारे भारत के संसद से पारित हुआ है। कहाँ से? संसद से पारित हुआ। ये संसद से कब पारित हुआ? 15 जून 2005 को ये अधिनियम पारित हुआ और 2005 से ही ये हमारे पूरे भारत में इम्प्लीमेंट भी हुआ है, माने यह क्रियान्वित हो गया है या क्रियान्वयन में आ चुका है। और अब इस अधिनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोई भी लोक सेवक, कोई भी लोक सेवक या कोई भी ठेकेदार जो सरकारी कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी लेता है। किसके लिए? सरकारी कार्य के प्रति। सरकारी कार्य के प्रति अगर वो अपनी जिम्मेदारी लेता है तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि हम या भारत देश का कोई भी आम नागरिक उससे जब चाहे तब पूछताछ कर सकता है। किस तरह की पूछताछ कर सकता है? कि वह कितने फंड को कहाँ पे खर्च कर रहा है, कितने पैसे को प्राप्त किया है, कितने पैसे उसे मिले हैं, कितने पैसे वो खर्च किया है, विकास कार्यों के प्रति कितना वो सजग हुआ है, कितना सजग नहीं हुआ है। इन कार्यों के प्रति वह जिम्मेदार होगा, इन कार्यों के प्रति वह ये बातें कर सकता है, अर्थात इसे वो डन कर सकता है। इसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला कोई विषय वस्तु उसके लिए नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है मित्रों आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। क्या है इसका सही आंसर? आइए देखें। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? नाइट्रोजन है। इसका सही आंसर क्या है? नाइट्रोजन है। आइए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर की, अगर हम बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर की, तो क्या देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, इसके बाद में 0.93% आर्गन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.47 अदर गैसेज हैं ये। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का परसेंटेज 78 है, इसलिए नाइट्रोजन क्या है? 78% है। हीलियम अदर गैसेज में आ रहा है,
क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑक्सीजन 21% है। अगर बहुत ज़्यादा बारीक देखेंगे तो 20.94 करके आएगा परसेंटेज का, मतलब 21%। तो ये है परसेंटेज वैल्यू। अब इस आधार पे आपको क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब मित्रों आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन क्या कहता है? हॉट मटेरियल फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर कम आउट ऑफ द वोल्केनो, व्हाट इज कॉल्ड प्रोसेस? पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म पदार्थ ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को वोल्केनो इरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट के नाम से हम जान सकते हैं। आइए देखें क्या है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वोल्केनो इरप्शन है। अब सबसे पहले इसको समझे क्या होता है। जैसे अगर हम कहें मान लीजिए ये जो सतह है इसे हम कहेंगे सरफेस ऑफ अर्थ, इसे कहेंगे हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ। अब पृथ्वी की आंतरिक हिस्से भी इस तरह से आपको दिखते हैं या ऐसे होते हैं, 1 2 3। सबसे ऊपर का जो बिंदु है उसे क्रस्ट, नीचे का बिंदु है मेंटल, सबसे नीचे का जो है वो कोर। अब होता क्या है कि जब कभी भी ज्वालामुखी फटता है या ज्वालामुखी आता है तो हमें क्या लगता है या क्या दिखता है कि पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से, अगर मैं कहूँ तो पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से, जैसे यहाँ से सबसे पहले फॉग जैसी आकृति निकलती है ऐसे, मतलब यहाँ से आपको क्या दिखता है? फॉग दिखता है। और इस फॉग वाले इस माउथ को कहा जाता है क्रेटर। क्या कहते हैं? इस माउथ को क्रेटर कहते हैं। तो पहले फॉग आता है, फिर क्रेटर, फिर इसके अंदर से मतलब इंटरनल पार्ट से अगर बात करें तो वो लावा निकलता है। वो क्या निकलता है? लावा। और यही लावा जब लगातार कॉन्टिन्यूअस जो है ऐसे फ्लो होता रहे, मान लीजिए लगातार कॉन्टिन्यूअस लावा अगर फ्लो होता रहेगा तो ऐसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? भाई ये वोल्केनो है तो पूरे प्रोसेस को कह देते हैं वोल्केनो इरप्शन। क्या कह देंगे इसको हम लोग? वोल्केनो इरप्शन। माने इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो ऐसा कुछ होता है वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो इरप्शन के दौरान क्या होता है? 3 प्रकार की रॉक्स बनती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फ और सेडिमेंट। ये तीनों रॉक क्या करती हैं? निर्माण करती हैं किसका? अलग अलग मटेरियल्स का। जैसे एग्जांपल हम कहें इग्नियस में आया तो इग्नियस से क्या बन जाता है हमारा? इग्नियस में ग्रेनाइट बन जाता है। मेटामॉर्फ की बात करते हैं तो उससे जो ग्रेफाइट बन जाता है। जैसे सेडिमेंट की बात करते हैं तो उससे हमारा मार्बल बन जाता है या बलुआ पत्थर बन जाता है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर था? वो बी था। ठीक है, अब हम देखें हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि इन गेम ऑफ रग्बी फुटबॉल द नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड। रग्बी फुटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्या है? रग्बी एक तरह का फुटबॉल होता है जिसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 4, 7 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी या 15 खिलाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 8 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में दोनों टीम के साइड में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। जब रग्बी फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो फील्ड होता है वो कुछ ऐसा होता है। फील्ड उसका इस तरह का फील्ड होता है ऐसे। यहाँ पे इनका एक साइड में नेट होता है, ये बीच में आपका पिच वाला ग्राउंड होता है, एक साइड से इधर से नेट का हिस्सा होता है, और इस हिस्से में 8 खिलाड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 3 3 6, ये आपको दिख रहे हैं, ये 8 प्लेयर होंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। जो इस साइड होते हैं वही सेम फीचर जो है इस साइड भी होता है, माने वहीं यहाँ पे भी टोटल 8 प्लेयर होते हैं। तो ऐसा दिखता है पिच।
और यहाँ के व्यक्ति इस साइड गोल करेंगे, यहाँ के व्यक्ति इस साइड गोल करेंगे। जो जितने गोल करेगा वो उतना ज़्यादा उस मैच को में आगे बढ़ पाएगा या वो जितना मैच को जीतने का प्रयास कर पाएगा। तो इस तरह का कुछ होता है विषय। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, साइक्लोन आर characterized by the inward rotating winds that rotate around the region। चक्रवातों की विशेषता अंदर की ओर घूमने वाली हवाओं से होती है जो। साइक्लोन इज characterized by inward rotating winds that rotate around the region। ऑप्शन है लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। क्या इसका सही आंसर है? इसका आंसर है लो प्रेशर। क्या आंसर है? लो प्रेशर। आइए पहले एक बार हम लोग चक्रवात को क्या होता है या साइक्लोन किसे कहते हैं ये एक बार हम समझें। अब चक्रवात किसे कहते हैं या चक्रवात क्या होता है हम इसको जान रहे हैं। या देखिए होता क्या है, जब हवा इस आकृति में घूम रही हो ऐसे करके, ऐसे, और इस तरह का प्रमाण बनता है हवा से। कहने का मतलब क्या है कि जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, 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 हाई से लो, मतलब जो लो प्रेशर की ओर जो है, लो प्रेशर की ओर, लो प्रेशर की ओर इसका सरफेस नीचे की ओर जा रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो चक्रवात का हिस्सा है। चक्रवात हमेशा गर्त की ओर जाता है, मतलब चक्रवात में जो फोर्स लगता है वो बिलो डायरेक्शन में होता है। अगर यही एंटी साइक्लोन होता तो उसका जो प्रेशर होता वो हाई प्रेशर होता और जो फोर्स होता वो अपर डायरेक्शन में होता। यहाँ पे क्या है, लोअर डायरेक्शन का फोर्स है। ये क्या है यहाँ पे, यहाँ फोर्स क्या है, लोअर डायरेक्शन का है। तो ऐसे में क्या होगा, लो प्रेशर। चक्रवात इन द सेंस क्या है, लो प्रेशर। तो जो बच्चे लो प्रेशर किए होंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर था उन सभी का। आइए मैं बात करता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड। वह पहले व्यक्ति का नाम बताइए, पहले रिसिपेंट का नाम बताइए जिसने सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता है। ऑप्शन है मिसेस देविका रानी, मिसेस कनन देवी, बी एन सरकार या पृथ्वीराज कपूर। क्या इसका करेक्ट आंसर है? मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, मिसेस देविका रानी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, देविका रानी। ठीक है, तो देविका रानी को सबसे पहली बार, देविका रानी को सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देविका रानी जो को सबसे पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है क्या है वो प्राप्त हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। आइए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? हु वॉज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर के समय के प्रमुख या प्रसिद्ध राजस्व मंत्री माने रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजायुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना। तो क्या है इसका सही आंसर? मित्रों इसका जो सही आंसर है वो क्या है, टोडरमल है। क्या इसका सही आंसर है, टोडरमल। आइए एक बार मैं आपको अकबर के दरबार के जो नवरत्न हैं उन नवरत्नों को बता दूं। जब नवरत्नों को बता दूंगा तो ये यहाँ तक की चीजें आपकी बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से क्लियर हो जाएंगी मित्रों। तो आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग कि अकबर के दरबार के कौन थे नवरत्न। अकबर के दरबार के नवरत्न, तो नवरत्न कौन कौन है अकबर के दरबार के, इनको याद करने का तरीका है बैट MDH, बैट MDH, ये रहेगा आपका तरीका। कैसे याद कर पाएंगे मित्रों आप? पहले हो गए बीरबल, नंबर 2 हो गए
अब्दुल रहीम खनखाना। नंबर अगले व्यक्ति हो गए टोडरमल। टोडरमल, यही नाम आपको यहाँ सामने जो है लिखा हुआ दिख रहा है। अगला है बिहारी मल। बिहारी मल या भगवान दास कह सकते हो। इसके बाद में है अबुल फजल। अगले कौन आ जाएंगे? अबुल फजल। अबुल फजल। अगला है तानसेन। उसके बाद में मुल्ला दो प्याजा। हक। इसके बाद माफ कीजिएगा, मुल्ला दो प्याजा मैंने किसी और की जगह लिख दिया है। तानसेन, यहाँ लिखेंगे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। एम से राजा मान सिंह। हा से या एच से हकीम हकाम। अब आप ये जो व्यवस्था देख रहे हैं या ये जो आप समझ पा रहे हैं, ये ज़्यादा उचित है और ये आप सबको समझ में जा रहा होगा। अब ये सभी जो हैं अकबर के दरबार के नवरत्न हैं और ये सभी नवरत्न हैं जिनमें से किसी न एक पर्सनालिटी का नाम हमेशा आपसे पूछा जाता है, आपसे कई बार कहा जाता है इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। और मैं समझ पा रहा हूं आपको करेक्ट आंसर समझ में आ रहा होगा मित्रों। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है Which of the following country is a world largest solar energy produce? पूरे दुनिया में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पूरे दुनिया में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है, चाइना है, जर्मनी है, जापान है, यूएस है। क्या इसका करेक्ट आंसर है मित्रों? इसका सही आंसर है चीन है। क्या इसका सही आंसर है? चीन। चीन सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। चीन जो है सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? चाइना। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जो भी मित्र, जो भी बंधु हमारे फर्स्ट ऑप्शन किए होंगे उन सभी का आंसर क्या है मित्रों? बिल्कुल सही है। उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है उसका पार्ट है, इन विच स्टेट will be 108 Indian Science Congress we inaugurated? 108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब एंड गुजरात। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। हम ये कहें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन अच्छा किस नंबर का? 108वें नंबर का। 108वें नंबर का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ है। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, महाराष्ट्र। जो भी विद्यार्थी हमारे बी महाराष्ट्र के साथ में जा रहे हैं या बी महाराष्ट्र वो कह रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है? सही है। अब हमारे सामने या आपके सामने हमारा अगला प्रश्न है,
ओणम इज अ रीजनल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ओणम निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रीय त्योहार है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, केरला, असम, तमिलनाडु। ओणम निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रीय त्योहार है? गुजरात, केरला, असम, तमिलनाडु। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों, उसका सही है केरला। आइए समझते हैं ये त्योहार क्या होता है, इस त्योहार में लोग क्या करते हैं। जब आप इस तरह का देखते हैं ऐसे करके कुछ, ये है केरल स्टेट। ये क्या है? केरल है। केरल में कहें तो एक झील है। केरल में एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील जो है वो इस तरह से है, और इस झील में लोग क्या करते हैं? नौका दौड़ करते हैं। क्या करते हैं? नौका दौड़ करते हैं। तो जो नौका दौड़ किया जाता है इस वेम्बनाड झील में, इस त्योहार को ही कहा जाता है ओणम। क्या कहते हैं? ओणम। और ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल का। इसकी राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये चीज़ें आपको क्लियर लग रही हैं, एकदम अच्छे से आपको ये समझ में आया है। आइए हम बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की। अब आपके समक्ष जो है हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है मित्रों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द accumulation of a hydrogen gas in form of very large cloud began the formation of a galaxy called। एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय से एक आकाशगंगा का निर्माण शुरू होता है, जिसे कहा जाता है नेबुला, डार्क नेबुला, एच सेकंड रीजन, या प्लैनेटरी नेबुला। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या कहलाता है? नेबुला कहलाता है। क्या कहलाता है? नेबुला। नेबुला क्या है समझे देखें। एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचयन से एक आकाशगंगा का निर्माण होता है, और ये जो शुरू होता है उसे क्या हम लोग कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग नेबुला। क्या कहते हैं उसे? हम लोग नेबुला कहते हैं ये। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर नेबुला है। तो फर्स्ट वाला जो उत्तर है वो क्या है आपका? बिल्कुल सही है, मैंने बिल्कुल जो है करेक्ट है। मुझे उम्मीद है मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है? मतलब 41 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड बुद्धा गिव अ फर्स्ट सरमन। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया था? बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध जी ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। आइए इनके बारे में समझें। महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने बिहार के गया में बोध का मतलब है ज्ञान प्राप्त किया और पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। ये अच्छा, उपदेश देने की घटना क्या कहलाई?
उपदेश देने की घटना धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। थी। अच्छा, ग्रह त्याग करने की घटना क्या कहलाई? कई बार यही पूछता है। ग्रह त्याग करने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। फिर अगर हम बात करते हैं मोक्ष प्राप्ति या शरीर मृत होने की घटना, मृत्यु की घटना क्या कहलाई? शरीर का त्याग करने की घटना क्या कहलाई? ये घटना कहलाई महापरिनिर्वाण। ये महापरिनिर्वाण ये घटना कहलाई। धम्मचक्र प्रवर्तन ये घटना कहलाई। महाभिनिष्क्रमण ये कहलाई। तो ये जो 3 घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, माने मैं ये कहूँ अगर इसको ए, इसे मैं कह दूं बी, इसे मैं कह दूं सी, तो ये आपके लिए 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। 3 बिंदु क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए सारनाथ जो है वो क्या है? एक सही आंसर है। और सारनाथ को अगर आप टिक करते हैं तो सारनाथ बिल्कुल आपको सटीक और सही समझा जाएगा बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है अंडर विच आर्टिकल डज द यूनिफॉर्म सिविल कोड केम? समान नागरिक के लिए समान सिविल संहिता का अधिकार जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? आपके सामने आर्टिकल 44, आर्टिकल 48, आर्टिकल 34, आर्टिकल 50 है। तो क्या इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 है। आइए देखिए, अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी की, तो इसे कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, नीति तत्व को भाग संख्या 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आर्टिकल 39A निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता, आप चाहे तो यहाँ पे न्याय कर लें, निशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 44 में एक समान, ठीक है, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। फिर अगर मैं कहूँ आर्टिकल नंबर 48 में क्या है? जंगली जीवों पशु पक्षियों की रक्षा का विषय है, ठीक है। ये कृषि और पशुपालन का विषय, कृषि एवं पशुपालन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए मित्रों। ये 48A में क्या है? जंगली जीवों की रक्षा का विषय है, जंगली जीव एवं पर्यावरण का विषय यहाँ पे है, ये पर्यावरण का विषय है। ऐसे 49 भी है, ऐसे आपका अगर मैं कहूँ 50 भी है, फिर ऐसे 51 भी है। तो कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कई बार अलग अलग जगहों पर आपसे जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कई बार अपनी जगह पूछे जाते हैं। जैसे 50 है का क्या, 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जा सकता है या अलग किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधानों को भी बताया गया है। मित्रों, अब आपके सामने हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस खेती पर पड़ा है? Whose farming was the most impact by the green revolution of India? On wheat production, गेहूं उत्पादन में, on rice production, on the production of the green vegetables, on the fish production। तो इसका सही आंसर क्या है? wheat production। आइए देखें, प्रतिवर्ष 16, हम ये कहते हैं 16 अक्टूबर 1965 और 66 को आया था
हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति का जो उद्देश्य था, हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था? हरित क्रांति का जो उद्देश्य है गेहूं एवं चावल के उत्पादन को बढ़ाना। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्रमुख फसल क्या है, तो प्रमुख फसल जो है वो क्या थी? गेहूं है प्रमुख फसल, इसलिए आपका फर्स्ट वाला जो है वो सही है। जो भी मित्र हमारे पहली बात बता रहे हैं, अच्छा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा, एम एस स्वामीनाथन, ये जो हैं यही हैं हमारे हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, अब आपके सामने हमारा जो अगला प्रश्न है वो कहता है ऑन विच प्रोसेस ऑफ अ गैसोलीन ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड ऑयल। कच्चे तेल से गैसोलीन की प्रक्रिया को प्राप्त किया जाता है, कहा जाता है एवोपरेशन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, इवोपरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एंड फिल्ट्रेशन। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। घर्षणात्मक निस्पंदन कहलाता है कच्चे तेल माने क्रूड ऑयल से गैसोलीन को अलग करना। हम कह सकते हैं सेपरेशन या ऑब्टेन द गैसोलीन बाय द क्रूड ऑयल, इट्स कॉल्ड अ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। घर्षणात्मक निस्पंदन कहलाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एंड इट्स ग्राउंड इज अ करेक्ट मैच। निम्नलिखित में से खेल और उसके मैदानों का सही मेल कौन सा है? आइए देखिए, क्या गोल्फ कोर्स में होता है, बेसबॉल डायमंड में होता है, बॉक्सिंग रिंग में होती है, या सभी सही है? तो इसका जो सही है, ठीक है, वो सही मेल क्या है? गोल्फ होता है रेस में। गोल्फ कहाँ होता है? गोल्फ होता है कोर्स में। कहाँ? अगर मैं कहूँ गोल्फ को कहते हैं गोल्फ कोर्स, गोल्फ कोर्स होता है ये सही है। बेसबॉल डायमंड गलत, बॉक्सिंग रिंग में होती है, ये बात सही है, उसे रिंग कहा जाता है, वो ऑक्टागोनल रिंग जैसा होता है। ठीक है, ये तो ये कुछ हद तक सही है। ऑल ऑफ इज नॉट करेक्ट। ओके, अगला देखेंगे, विच ऑफ द मेन फूड क्रॉप इन इंडिया। भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? मतलब भारत में ऐसी कौन सी फसल है जो हम मुख्य तौर पे खाते हैं या उनका उस भोजन को हम लेते हैं। अब आपके सामने ऑप्शन है, राइस है, ग्राम है, वीट है, पोटैटो है। क्या इसका सही आंसर है? तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो क्या है? राइस। क्या है? राइस। हम ये कहते हैं भारत की जो मुख्य फसल है वो क्या है? चावल है। चावल भारत की मुख्य फसल है। चावल जो है भारत की मुख्य फसल है। चावल भारत की मुख्य फसल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ए बिल्कुल सही है। मित्रों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? आगा खान, अजलन शाह, बॉम्बे कप, बॉम्बे गोल्ड कप, या ऑल ऑफ अबव? ये सभी सही है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? मित्रों जो इसका करेक्ट आंसर है वो लिखा है ऑल ऑफ अबव, सभी सही है। हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी में आगा खान तो हॉकी के खिलाड़ी ही रह चुके हैं। आगा खान, अजलैन खान, बॉम्बे कप, सभी जो है सही है। ऑल इज करेक्ट, सब क्या है बेटा? सही है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो कहता है रेनबो इज अ मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना कॉज द लाइट ऑफ द वाटर droplets resulting the spectrum of a light visible in the sky। इंद्रधनुष एक मौसम की घटना है जो पानी की बूंदों से
बूंदों के द्वारा प्रकाश डैश के कारण जिसमें परिणाम स्वरूप आकाश का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। क्या है ये सही आंसर इसका? इसका सही आंसर जो है ऑल ऑफ अबव है। डिस्पर्जन होता है, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। यह तीनों कारण होते हैं जब हमें इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। होता क्या है, जैसे मान लो ये इस तरह का बादल नुमा आकृति है, ऐसे अब आप क्या देखते हैं कि बादल नुमा आकृति में हमें इंद्रधनुष जो है वो क्या होता है, दिखाई देता है। अब ये इस तरह है रेनबो है, और ये इस तरह के क्या हैं, बादल हैं। ऐसे ये आपको बादल दिख रहे हैं मान लीजिए ऐसे करके, और ये जो है ये अलग अलग कलर में, अगर मैं कहूँ अलग अलग कलर में, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह का होता है एक्चुअल में रेनबो या इंद्रधनुष। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंद्रधनुष। ऐसे तो ये इंद्रधनुष का हिस्सा हो गया। अब इंद्रधनुष के लिए डिस्पर्जन क्या क्या प्रमुख है, इसके लिए डिस्पर्जन एक पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट रिफ्लेक्शन, नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं रिफ्रैक्शन। ये सभी चीजें जो हैं इसके लिए क्या होती हैं, लाइबल हैं, माने ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। सो इसका करेक्ट जो आंसर है बेटा वो डी है। डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको डी सभी को समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ अ नर्मदा। कौन सी नदी जो है वो नर्मदा की प्रमुख सहायक है। ऑप्शन है लॉयन रिवर, सुगर रिवर, तवा रिवर या ऑल ऑफ अबव। तो मित्रों ये सभी नर्मदा की बहुत ही छोटी छुटपुट टाइप की नदियां हैं, और ये सभी नदियां क्या हैं, सही हैं, और सभी जो है वहाँ पे निकलती हैं। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, और नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते गुजरात से खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा की सहायक साबरमती, माही, तापी, लूनी, ठीक है। उनके अलावा शेरनी और ये सुगर, चीनी, तवा, ये भी इसकी क्या है, नदियाँ हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मित्रों कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी और यहाँ तक आपका ऑप्शन क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री डिड द लॉरा कोइना रिप्रेजेंट द U20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। लारा कुने ने U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश का प्रतिनिधित्व किया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इंडिया, यूएस, जर्मनी एंड रशिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, जर्मनी है। तो अगर मैं बात करूं लॉरा कुहेन लॉरा कुहेन बिलोंग्स टू अ जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। रशिया मॉस्को, यूएस वाशिंगटन डीसी एंड इंडिया दिल्ली। सो लारा कुना बिलोंग्स टू अ जर्मनी। जर्मनी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मुझे उम्मीद है मित्रों आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा है। तो आज के सेशन के लिए मैं आपसे यहीं से अलविदा लेता हूं। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।